खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सरदार पटेल की याद में बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को उनकी 143वीं जयंती पर देश के नाम कर दिया। अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी दोगुनी ऊंची आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह मूर्ति 182 मीटर ऊंची है। इस बीच सरदार को अपना बनाकर उनके नाम पर सियासत करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस को पीएम मोदी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे आरोपों से हैरान है। सरदार पटेल जैसे महापुरुषों और देश के सपूतों को याद करना, उन्हें इज्जत बख्शना जुर्म है क्या? मोदी ने कहा कि आज सरदार ना होते तो सोमनाथ में पूजा करने के लिए और हैदराबाद के चार मीनार को देखने के लिए हमें वीजा लेना पड़ता, क्योंकि आजादी के वक्त भारत 550 से ज्यादा रियासतों में बटा था और उनको एक करने का काम सरदार पटेल ने ही किया। कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है कि बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की विचारधारा को सरदार पटेल ने बापू की हत्या का जिम्मेदार माना था कि नहीं। बड़ा सवाल यह है कि पटेल जब किसी एक पार्टी के नहीं पूरे देश के थे तो सरदार पर सियासत कैसी हो रही। आज इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल सियासी जमातों की सियासी चालबाजियां जारी हैं। इन्हें अवाम के मसाइल से कोई गर्ज नहीं, बल्कि जज्बाती इशू उठाकर वो वोटों की सियासत कर रही हैं। अब सियासी जमातों की सियासत का मौजू सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुजस्समा बन चुका है। यूं तो सरदार पटेल के मुजस्समे को इत्तेहाद के मुजस्समे से ताबीर किया जा रहा है, लेकिन सियासी बयानबाजियों के जरिए सरदार पटेल के तारीखी मुजस्समे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारी इस मुहिम को राजनीति के चश्मे से देखने का दुस्साहस करते हैं। सरदार पटेल जैसे महापुरुषों, देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए भी पता नहीं हमारी आलोचना की जाती है। ऐसा अनुभव कराया जाता है जैसे हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश के महापुरुषों का स्मरण करना अपराध है क्या? बीजेपी के सीनियर लीडर राजकुमार सिंह ने खुले लफ्जों में कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि उसने सिवाय कुंभा परवरी के कुछ और नहीं किया। बीजेपी लीडर का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा सरदार पटेल को नजरअंदाज किया। कांग्रेस के कदावर लीडर पीएल पुनिया ने भी वजीर आजम मोदी पर सख्त तनकीद की। वहीं पीएम मोदी ने भी मुजस्समे की रोनुमाई के मौके पर तकरीर में कांग्रेस पर तंज किया। कांग्रेस तो सरदार पटेल के बारे में बात नहीं करे तो ठीक है। उन्होंने राष्ट्र के निर्माता सरदार पटेल को के कंट्रीब्यूशन को इतिहास में इतना छोटा करने का प्रयास किया ताकि उनके एक परिवार का ही कंट्रीब्यूशन सामने आए। सरदार पटेल की तो चर्चा करते भी नहीं थे वे लोग, अभी वो सरदार पटेल की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश के प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर पूरी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, उसका अनावरण हुआ है। ये बहुत ही खुशी की बात है और इस बात की हम सराहना करते हैं। लेकिन इसके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी अक्सर करते हैं, दूसरे अन्य जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान देशभक्त, देश के निर्माण में योगदान देने वाले लोगों को छोटा दिखाने का काम नहीं करना चाहिए और ना ही इसमें राजनीति करनी चाहिए। हमने कभी इसको राजनीति से नहीं जोड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह से भाषण दे रहे हैं वो किसी भी तरह से मर्यादा के अंतर्गत नहीं आता है। बीएसपी की सदर मायावती को मुजस्समा साजी के मामले पर बीजेपी ने तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन अब खुद भी इसी रास्ते पर बीजेपी चल पड़ी है। ये सवाल पूछा जाना गलत नहीं कि जितनी भारी रकम सरदार पटेल के मुजस्समे पर सर्फ कर दी गई, इस रकम से सरदार पटेल के नाम से कोई फलाही स्कीम शुरू की जा सकती थी। आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम विलादत के मौके पर इनके नाम पर इस किस्म की सियासत मुल्क के लीडरों को जेब नहीं देती है।
देखना है कि सरदार पटेल के मुजस्समे पर शुरू हुई ये सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सरदार पर सियासत कैसी, ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज तरुण चुग साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं, पार्टी का पक्ष रखेंगे। पल्लवी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ रामेश्वर पांडे साहब मौजूद हैं, जर्नलिज्म में दशकों का उनका अनुभव है, आज वो अपनी राय इस मुद्दे पर रखेंगे। प्रोफेसर सतीश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आरएसएस का आज पक्ष रखेंगे, संघ का पक्ष रखेंगे, आरएसएस के सपोर्टर हैं। थोड़ी देर में दो और खास मेहमान इस डिबेट को ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब्बास अली रुश्दी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। और अमीर हैदर जैदी साहब, सीनियर लीडर सीपीआई के लेफ्ट पार्टियों का पक्ष रखने के लिए वो हमारे साथ होंगे। लेकिन पल्लवी, आज पहला सवाल आपसे। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि आज जिस तरह का सम्मान सरदार पटेल को दिया गया, जो इज्जत अफजाई की गई, सरदार पटेल की शख्सियत आप लोगों के हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से उस लायक थी या नहीं थी? क्या आप यह बात मानेंगी कि जो इज्जत अफजाई आज दी गई है सरदार पटेल को, वो हक था उनका? देखिए समीर जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और सब दर्शकों को मेरी तरफ से। हमारे देश के जो सबसे मशहूर हिस्टोरियन हैं, जिनका नाम है रामचंद्र गुहा जी, आज उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगर सरदार पटेल जिंदा होते तो शायद उनको भी अपनी इस तरह से, जिस तरह से उनकी, जिस तरह से आपने कहा कि उनको इज्जत मिली है, शायद वो भी इसको देख के पसंद ना करते, क्योंकि वो गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले और गांधीयन आइडियोलॉजी पे चलने वाले एक वरिष्ठ नेता थे। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे, पहले होम मिनिस्टर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक स्पीच में उन्होंने खुद स्वयं कहा था कि भाई मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूं और मैं वैसे ही रहना चाहूंगा और वैसे ही देश की जनता की सेवा करना चाहूंगा। मुझे तो लोग जबरदस्ती सरदार कहते हैं और मुझे वो कतई पसंद नहीं है, क्योंकि एक बार आप ओहदे पे पहुंच जाए तो ओहदे से गिरना बनता है, लेकिन एक बार जब आप एक सैनिक की तरह जंग लड़ते रहते हैं मैदान पे, तो कोई आपको उस स्तर से गिरा नहीं सकता। ये उनके स्वयं के शब्द थे, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी, ये जो डिवाइड एंड रूल की इनकी जो राजनीति है, ये कब खत्म होगी? इनका राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है। चलिए, आपने हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश को बांटा 4.5 साल। आप हिंदू, नहीं पल्लवी, आज की बात कीजिए ना, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए। आज जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया और जिस तरह से सरकार ने सरदार पटेल की जयंती का जश्न मनाया, आज बात उसकी है। आप कह रही हैं आज जिस तरह से जश्न मनाया गया वो राजनीति का एक नया निचला लेवल दिखाता है। एक मिनट, मेरी बात अगर आप समाप्त होने देते तो आपको पता चलता। मैंने आज के कॉन्टेक्स्ट में ही बात की। अगर मैंने रामचंद्र गुहा जी को कोट किया, आज के कॉन्टेक्स्ट में ही किया। ठीक है, रामचंद्र गुहा ने जो कहा मैंने देखा है वो के बोले हुए आपकी पार्टी की राय में जानना चाह रहा हूं। बीजेपी की जहां तक बात है, बीजेपी की सुन लीजिए ना समीर जी, सुन लीजिए, बस थोड़ा 10 सेकंड का वक्त दीजिए। बीजेपी की जहां तक की बात है, इनकी ये जो निचली स्तर की राजनीति है, जहां ये डिवाइड एंड रूल करते हैं, इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को बांट दिया 4.5 साल में। इन्होंने भारत पाकिस्तान कर करके देश के लोगों को बांट दिया। अब आप बताइए, जो नेशनल लीडर्स हैं, क्या जवाहरलाल नेहरू का नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है, क्या उसको हम कम ठहरा सकते हैं? क्या इंदिरा गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के प्रति, क्या उसको हम कम ठहरा सकते हैं? ये इसमें ये नेशनल लीडर्स में जिन्होंने फ्रीडम, जिनकी वजह से हम आज आजाद भारत में बैठे हैं, इन्होंने उनको भी डिवाइड कर दिया है और इस देश की जनता को मजबूर कर दिया है कि वो डिवाइड होके चुने कि उनका नेशनलिस्ट लीडर कौन रहेगा, जो कि मुझे लगता है बहुत ही निचले स्तर की राजनीति है। हर नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए हुए लीडर का एक अपना दर्जा है, अपनी अहमियत है। आप किसी को कम बड़े स्तर पर, यानी आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का जो रुख रहा सरदार पटेल के लिए, जिससे वो कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनके किरदार के साथ, उनकी शख्सियत के साथ नाइंसाफी हुई?
आपको नहीं लगता ये? देखिए समीर जी, मैं उसी का आपका स्पेसिफिक जवाब दूंगी। एक बहुत पिक्चर आज वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसपे दिखाया गया है कि सरदार पटेल जी बैठे हैं और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हुए उनके पीछे खड़े हैं। ठीक है, ये तो रूल को, जो रूल ऑफ लॉ है, उसको डिफाई करते हुए है। आज के टाइम में कोई करके दिखा दे, कोई प्रधानमंत्री किसी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर के पीछे खड़ा होकर दिखा दे, मैं मान जाऊं। मोदी जी इतना करके दिखा दे। तो जब कांग्रेस और वल्लभ भाई पटेल जी ने जब स्वयं कहा है मैं कांग्रेस का सेवक हूं, तो कांग्रेस का उनको कम दर्जा देने का तो सवाल कहीं से उठता ही नहीं। ये तो बीजेपी की राजनीति है जो बांटने पे तली है। जिनको लगता है कि नेहरू गांधी का जो ये जो आज सियासत का आरोप लग रहा है, और इसका पीएम मोदी ने जवाब भी दिया कि जिस तरह से इसको कुछ लोग सियासत से जोड़कर देख रहे हैं, उन्हें बड़ी हैरानी होती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर सरदार पटेल थे तो कांग्रेस के ही बड़े नेता, सारी उम्र वो कांग्रेस में ही रहे, तो ऐसा क्यों आज लग रहा है कि बीजेपी दरअसल सरदार पटेल की पूरी विरासत पर कब्जा करना चाह रही है इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बहाने? ऐसा है कि सरदार पटेल कांग्रेस पार्टी के थे, और वो कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश के अंदर फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया, लेकिन उस कांग्रेस के नहीं थे जिसने इस देश में इमरजेंसी लगाई, उस कांग्रेस के नहीं थे जिसने इस देश के अंदर देश को तोड़ने का काम किया, जिसने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को एक संस्कृति बना दिया। उस कांग्रेस के नहीं थे जिस कांग्रेस को महात्मा गांधी ने कहा था विलय कर दीजिए। इसलिए मेरा बहन, मैं पल्लवी जी को सुन रहा था, समीर भाई, उन्होंने कहा कि एक हिस्टोरियन का नाम लिया। आज सोशल मीडिया आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी लोग कह रहे हैं कि आज 70 साल जिन लोगों ने राज किया, जिसके कारण राज किया, उसको सम्मान नहीं दिया। एक भारत का शिल्पी जिसने, अंग्रेज तो हमें 550 से ज्यादा छोटे टुकड़ों में छोड़ के गए थे, जिसने उन सब टुकड़ों को इकट्ठा किया, इस देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाया, उसको कांग्रेस ने 1991 तक भारत रत्न नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न मिला उनके जीवन में, इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला उनके जीवन में नहीं, प्रधानमंत्री कार्यकाल में, और राजीव गांधी जी गए 1991 में, उनको देना था तो उसी साल पटेल जी को दिया गया। मैं पूछना चाह रहा हूं, वो कह रहे थे कि अगर गांधीयन थे, मैं कहता हूं गांधीयन थे, लेकिन क्या जवाहरलाल नेहरू गांधीयन नहीं थे जिनके नाम पर आज देश की 90 बड़ी स्कीम और स्मारक कांग्रेस पार्टी ने बनाए? इंदिरा गांधी जी जिनको गांधी जी ने नाम दिया, क्या वो गांधीयन नहीं थी? 132 भारत सरकार की स्कीमें, बड़े बड़े नहीं, वो सारी बातें ठीक है तरुण चुग साहब, लेकिन आप भी कर क्या रहे हैं? राजीव गांधी, आप भी तो सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। वो गांधी 209 से ज्यादा पटेल का सम्मान तो तब होगा जब हम उनके विचारों को अपना पाएंगे। आज अगर सरदार पटेल होते तो 3000 करोड़ की अपनी मूर्ति देखकर खुश होते क्या? लेकिन आज ये सवाल है ना, इसका जवाब दीजिए। लोगों के दिलों में है क्या? बोलिए, दोबारा बोलिए, रिपीट। तरुण चुग साहब, सवाल ये है ना कि आप भी तो कर सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स रहे हैं ना। आज अगर सरदार पटेल होते तो क्या अपनी 3000 करोड़ की मूर्ति देखकर खुश होते क्या? सरदार पटेल का मेरे को समीर भाई बताइए जी। नहीं, सब क्यों नहीं। आप देखिए आज पूरे विश्व के अंदर जो चीजें उस देश के लिए महत्वपूर्ण है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में खड़ी है, उसके लिए अमेरिका को गर्व है, और भारत को भी तो अब सरदार पटेल पर गर्व है जिसने इस देश को एक मजबूत राष्ट्र बताया। और आप इस पर कांग्रेस की बहन पल्लवी इतनी छोटी हरकी बातें कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या भगत सिंह का सम्मान करना, पटेल का सम्मान करना, चंद्रशेखर आजाद का सम्मान करना, सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करना, डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करना, ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को कि इनका सम्मान नहीं होना चाहिए था? 70 साल आपने इन हीरोज को पर्दे के पीछे रखा और केवल यही बताया कि गांधी और नेहरू वंश ने इस देश के अंदर काम किया। और तरुण चुग साहब, देखिए मैसेज क्या जा रहा है? जब आप सरदार पटेल की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू के योगदान को नजरअंदाज कर देते हैं। पटेल का नाम लेना गलत है, इसीलिए सेलेक्टिविज्म के आरोप लगते हैं। क्या आप भी सेलेक्टिव हो रहे हैं? 20 सेकंड दीजिए। अगर सबकी बात की जाए, हमारे सारे महापुरुषों को बराबर की वेटेज दी जाए और उनके योगदान को
बिना पॉलिटिक्स के याद किया जाए तो मुझे लगता है दिक्कत ही नहीं होगी। रुश्दी साहब, क्या आपको लगता है वाकई हमारे इतिहास में हमने कुछ महापुरुषों के साथ नाइंसाफियां की हैं, कुछ को हम भूल गए, कुछ की कुर्बानियां भूल गए, कुछ को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया? क्या वाकई ऐसा हुआ है क्या? समीर भाई, सबसे पहले तो मैं आयरन मैन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये जिनका इस देश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान था, इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था, श्रद्धेय सरदार पटेल को नमन करता हूं। और इंडिया की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, जो आयरन लेडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहलाती थी, उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं यहां पर ये बात कहना चाहता हूं कि जिस सम्मान की हम बात कर रहे हैं, महापुरुषों का असली सम्मान जो होता है वो उनकी सोच को आगे बढ़ाने से होता है। आपने सरदार पटेल जी के लिए जो भी किया है, हम आपको बधाई देते हैं। सरदार पटेल की आपने मूर्ति का स्थापना किया, हम उसके लिए भी बधाई देते हैं। लेकिन जो उनके सोच का जो बेस था, हम एक उदाहरण देना चाहते हैं कि सरदार पटेल जी कहा करते थे कि अगर इस देश के किसानों के आंख में आंसू आता है तो भारतीय लोकतंत्र का खून हो जाता है। और आज जो हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी हैं, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे उसी स्टेट के, और आज भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 5000 किसानों ने प्रतीकात्मक तौर पर आज अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाया। आपने सम्मान देने की जो बात की है, आपने उस बात को भी सार्वजनिक करना था आज प्रधानमंत्री जी को, कि जो हिंदू महासभा और आरएसएस के बारे में सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेटर में लिखा था। वहाँ के और मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ, और पूरा देखिए आप जब बोल रहे थे तरुण जी, तो मैं नहीं बोल रहा था। आप मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा। मैं बीच में बोलने का आदी हूँ नहीं, तो मैं एक बात कहना चूल्हा नहीं जलाया भैया। आप सरदार पटेल में बैठे हो, समाजवादी पार्टी तो बचा लो। जी को आप उनके सम्मान में कुछ भी कीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक आपको तो राम मनोहर लोहिया जी भूल गए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आपको तो राम मनोहर लोहिया जी भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो पूरे देश के हीरो गांव-गांव जाकर के आपके कार्यकर्ताओं ने लोहा इकट्ठा करने का काम किया, के लिए काम करने वाले हीरो, मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। आपकी पार्टी का जो आपके कार्यकर्ताओं ने पूरे गांव-गांव एक-एक करके बोल लीजिए आप लोग, इकट्ठा करने का काम किया था, उसका कुछ हिसाब बताएंगे कि वो लोहा आपने चाइना डायरेक्ट भेजा या उसको यहीं बेचने के बाद आपने उसको लगाया। आप देश को गुमराह न कीजिए। हमें गर्व होता अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर अगर वो इस बात को स्वीकार करते कि महात्मा गांधी लोहा तो यही इकट्ठा हुआ है ना, बाकी सारी चीजें यही है जो कांसे की एक परत चढ़ाई गई है, वो काम बाहर हुआ है। बनाने का काम किया, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। ये बात भी आपको स्वीकार करनी चाहिए खुले मंच से। आज इस देश का किसान 50,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। आप सम्मानित नहीं कर सकते। और समीर भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, माननीय अटल जी आयरन मैन ऑफ बीजेपी कहा करते थे लाल कृष्ण आडवाणी जी को। बेशक सरदार पटेल बड़े नेता हैं, लेकिन उनमें और आयरन मैन में 3 समानताएं थी। दोनों गुजरात से आते थे, दोनों इस देश के गृह मंत्री रहे, दोनों इस देश के उप प्रधानमंत्री रहे, और दोनों का अपने प्रधानमंत्रियों के साथ मतभेद रहा। लेकिन आज अगर सम्मान देने की बात आई थी तो लाल कृष्ण आडवाणी को आपके मंच पे होना चाहिए था। आप सम्मान नहीं दे रहे हो, आप अपने लगे हुए उन दागों को धोने का प्रयास कर रहे हो जो भारतीय लोकतंत्र में आपके सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है। आडवाणी जी मंच पर नहीं थे, ये दिक्कत है, मूर्ति बनी, ये दिक्कत है। मुझे लगता है ये क्लैरिटी होनी चाहिए। जैदी साहब, अगर सरदार पटेल को सम्मान मिल रहा है तो इसमें दिक्कत क्या? और अल्टीमेटली आप अगर टूरिज्म के लिहाज से देखें और वहां के लोगों को रोजगार मिलने के लिहाज से देखें, इतनी बड़ी चीज जो कि दुनिया में अपने आप में अजूबी है, दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति अगर बन रही है, सरदार पटेल को ये सम्मान, ये इज्जत अफजाई दी जा रही है, तो इसमें दिक्कत क्या? देखिए समीर भाई, आज 2 महापुरुष हैं की डेट है। लौह पुरुष सरदार पटेल का जन्मदिन है, और लौह महिला इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस। बिल्कुल बिल्कुल। बड़प्पन बीजेपी का जब हो जाता जब लौह महिला के ऊपर भी कुछ न कुछ 1-2 शब्द प्रधानमंत्री जी कहते या उनकी समाधि पर भी हो आते, तो हम सोचते कि हाँ बहुत ट्वीट किया था उन्होंने, इंदिरा जी ने ट्वीट किया था, बड़प्पन होता अगर वहां तक चले जाते। मसला ये कि सरदार पटेल जी जीते जी तो आरएसएस के मेंबर नहीं बने,
घोर विरोधी थे। लेकिन हाँ, मरणोपरांत ये भी सरदार जी को भी आरएसएस का मेंबर बनाना चाहते हैं। सरदार पटेल की स्टेचू का, बुद्ध का सम्मान करना अगर सरदार पटेल का सम्मान है तो ये सम्मान नहीं है, उनके विचारों का सम्मान होना चाहिए। उनके लेटर की एक अंतिम पंक्ति जो मैं अंतिम पैराग्राफ, अब तक हो रहा था 2014 से पहले विचारों का सम्मान हो रहा था ना सरदार पटेल के। नहीं, सरदार पटेल के वो तो कांग्रेस, देखो सुनिए, कांग्रेस ने अपनी जो उसकी मर्यादाएं थी या जो उनकी जो वो थी संप्रदा थी, या उसकी जो बैकग्राउंड था, उसे सहेज के ही नहीं रखा। और जब आप अपनी किसी चीज को सहेज के नहीं रखेंगे तो दूसरा उसे उठा ले जाएगा, चुराएगा। तो ये तो इनकी कमी रही है। मसला ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे, ये सरदार पटेल को, अंबेडकर जी को और कह रहे सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान करने निकले हैं, समझ गए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये भगत सिंह का भी सम्मान करेंगे? बात मांग करेंगे आज कांग्रेस अपनी सरकार से कि उसे उन्हें भारत रत्न दिया जाए? ये अशफाकुल्लाह का सम्मान करेंगे? ये इब्राहिम बिस्मिल का करेंगे? ये सुरैया तैयब का करेंगे? इन्हें कोई मतलब वास्ता नहीं है। मसला ये कि सरदार पटेल के विचार ये थे, अंतिम लेटर मेरे पास मौजूद है पूरा लेटर। जी। उन्होंने ये लिखा था कि जो आरएसएस है, हिंदू समर्थक होना ठीक बात है, करें हिंदू आइडियोलॉजी करें, लेकिन हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं की कहना चाहिए वहां जाके बरगराना, हथियारों का संग्रह करना, आतंकवाद को समर्थन करना और फिर सरकार के विलाद विद्रोह करना इनकी कार्य प्रणाली में। कम्युनलिज्म के तो सख्त खिलाफ थे वो। हमने 6 महीने तक प्रतीक्षा की कि ये सुधर जाएंगे, लेकिन ये नहीं सुधरे और अपनी गतिविधियों को देश में जारी करे हुए हैं, इसलिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है। और सतीश कुमार, ठीक है जदी साहब, प्रोफेसर सतीश कुमार आरएसएस का पक्ष रखने के लिए सुन तो लीजिए। सतीश जी के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सतीश जी, आज बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस को सरदार पटेल ने बैन किया, वो भी गांधी जी की हत्या के बाद, और ये साबित हुआ कि आरएसएस के लोगों ने मिठाई बांटी थी महात्मा गांधी की हत्या के बाद, और आज वही आरएसएस, वही बीजेपी सरदार पटेल को अपना नेता बता रही। समीर इसलिए भाई, सवाल उठा रही कांग्रेस पार्टी। समीर भाई, कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई, उस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, लेकिन पहले ये मालूम है कि गांधी जी की हत्या के बाद तकरीबन 1 महीने भी नहीं गुजरे थे, 1 महीने के भीतर ही गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी लोगों से बातचीत की, हर महकमे से बातचीत की, पूरी लंबी रिपोर्ट तैयार की गई, और लंबी रिपोर्ट के बाद उन्होंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री नेहरू को, और वो लंबे पत्र में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी कोने से आरएसएस का कोई भी कार्यकर्ता इस षड्यंत्र में इन्वॉल्व नहीं है। बाद वाले लेटर का जिक्र कर रहे हैं। जी, जब वो जांच के बाद, जांच के बाद और उससे पहले बैन लगा चुके थे, लेकिन उस लास्ट लेटर में भी ये बात साबित हुई कि आरएसएस के लोगों ने खुशियां मनाई थी, मिठाई बांटी। इस बात पर उन्होंने दुख जाहिर किया था, हम इस बात से वाकिफ रखते हैं कि उसके बाद उन्होंने मिठाई बांटने पर उन्होंने दुख, उस लेटर में उस बात की भी चर्चा है। लेकिन जिस तरीके से ये बातें कही जाती हैं कि सरदार पटेल आरएसएस के विरोधी थे, या बिल्कुल ये अपने आप में गोला बारूद जमा करते हैं भाई साहब। ये देश के प्लस उनकी विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा थी, वो किसी भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से, लेफ्ट राइट और सेंटर से कहीं से नहीं जुड़े हुए थे। उनका उद्देश्य था देश को मजबूत बनाने का। 1948 में मुस्लिमों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ बातें कही थी। मुझे वो लेटर पढ़ने की इजाजत देंगे? रामेश्वर पांडे जी, 2 घोड़े पर नहीं चढ़ सकते, they cannot ride on the 2 horses। ठीक है। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर जो अटैक हुआ था, उन्होंने कहा था कि भारत के तमाम मुस्लिमों जो लीड वर्ग था, उन्होंने इस बात की आलोचना नहीं की थी, और उससे वो बहुत दुखी थे, और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दे कैनॉट राइड ऑन द 2 horses। तो ये चीजें, ये बातें स्पष्ट हो जाती है, चाहे वो हिंदू महासभा के लिए हो या मुस्लिम महासभा, उनके जेहन में, उनके दिमाग में राष्ट्रीयता भरी हुई थी। इसमें तो कोई शक ही नहीं था, इसमें तो कोई शक ही नहीं था रामेश्वर पांडे साहब। लेकिन आज की तारीख में जब हम सरदार पटेल की जयंती पर कहीं ना कहीं बहस इस बात की होने लगती है कि सरदार किसके थे, कांग्रेस के थे या बीजेपी अब जो ज्यादा नजदीक दिखने की कोशिश कर रही है उसके थे, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी सरदार पटेल जैसी शख्सियत के साथ,
क्योंकि सरदार पटेल तो हम सबके हैं। हाँ, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जोड़कर रखना गलत होगा। बिल्कुल। पांडे जी। बेशक। देखिए, अगर सरदार पटेल को लेके जिस तरह दावेदारी हो रही है, ये सरदार पटेल का भी अपमान है। आज बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि सरदार पटेल, इतिहास के बड़े मोटे मोटे किताबें देखनी पड़ेगी। विवाद चलता है, नेहरू से मतभेद थे नहीं थे, नेहरू, पटेल, गांधी, ये सारे लोग मिलके कश्मीर से लेके ये इतिहासकार बताएंगे सहमत थी। अब आज का वो दिन नहीं है कि आरएसएस के बारे में उन्होंने, ये बड़ी लंबी बहसें हो चुकी। आज मूल बात यह है कि सरदार पटेल को जो सम्मान मिला उसके प्रति हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। मैं इसकी सराहना करता हूं। दिक्कत तब होती है कि क्या सरदार पटेल, जिस तरह यूपी से पता चला कि पटेल पहुंच रहे हैं, वो देश के थे, सबके थे। और कांग्रेस को कोई हक नहीं बनता कि इस पर सवाल उठाए। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन याद है, भीमराव अंबेडकर, इतिहास में महापुरुषों के साथ हम सरदार पटेल की मूर्ति बनने पे या क्योंकि मेरी बात सुन ले, आपत्ति नहीं जता रहे। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। प्रधानमंत्री उस पे गंदी राजनीति कर रहे हैं, मैंने पूरी आपत्ति जता रहे हैं। सच बोल रहा है, सुन लो। नहीं, आप सच गलत सुनने की आदत डालो। मत लगाइए। आप मेरी बात यही तो आदत है, कांग्रेस को आदत ही नहीं है सच सुनने की। अरे सर, मेरी बारी आने दीजिए। आप समीर जी को मेरी तरफ आने दीजिए। आपको मैं अच्छा खासा सच सुनाऊंगी, आपको मैं अच्छा खासा तसल्ली से सच सुनाऊंगी। आप रुकिए। ठीक है, लेकिन आप पल्लवी पांडे जी को तो बोलने दें। आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप चाहे जो बोलें। जी। अगर आप देखें तो इतिहास में मैं वो बड़े बड़े महापुरुष हैं। आज राजेंद्र प्रसाद की क्या हालत है? दिल्ली में संजय गांधी को वो जो सम्मान मिला है, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पटना में घर तक नहीं पाए। तो कांग्रेस ने जो पाप किए हैं, आप मुझे उत्तेजित न करें जी। कांग्रेस इस बात को महसूस करती है। सरदार पटेल इसके थे। दिक्कत तब होती है कि जब मोदी, जिस तरह सवाल उठना चाहिए कि वो दर्जा जो आज पटेल को मिला है, क्या गांधी को नहीं मिलना चाहिए था? ये कभी नहीं विचार आया। पूरे देश से जब पटेल और एक खास समुदाय के लोग ओन करने लगे तो ये सरदार पटेल की तौहीन है। दिक्कत तब होती है कि एक सही बात है, यानी कहीं ना कहीं नाइंसाफियां हुई हैं सरदार पटेल के किरदार के साथ, जिसका नतीजा आज ये है कि बीजेपी को मौका दे दिया कांग्रेस पार्टी ने अपने ही नेता को नजरअंदाज करके एक तरीके से। मैं आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया पांडे जी, माफी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इसी सवाल के साथ हाजिर होंगे कि आखिर सरदार पर सियासत कैसी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो सरदार पर सियासत कैसी, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पल्लवी शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, ब्रेक से पहले आप रिएक्ट करना चाह रही थी। सवाल देखिए, सबसे बड़ा यही है कि सरदार पटेल की जो भूमिका थी, जिस तरह से उन्होंने 550 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ ये मुल्क और उसको एक करने की कोशिश की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि गांधी परिवार को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के चक्कर में सरदार पटेल के किरदार के साथ नाइंसाफी हुई है, जिसका आज फायदा उठा रही है बीजेपी सियासी तौर पर, क्योंकि आप लोगों ने मौका दिया है? देखिए समीर जी, बहुत स्पष्ट बात है। कुछ दिन पहले लाल किला से प्रधानमंत्री जी ने, जब सुभाष चंद्र बोस जी के आजाद हिंद फौज का दिवस मनाया था, तब भी उन्होंने यही आरोप लगाया था। कुछ दिन बाद ये कोई और नेता उठा लेंगे और कह लेंगे कि गांधी नेहरू परिवार ने अपने आप को। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। उठा लेंगे आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोल रहे हैं, उठा लेंगे। पल्लवी जी, शब्दों का सही बोलिए पल्लवी। अरे सर, अब आप सुन लीजिए ना, सर सुन लीजिए। कर रही हैं। अब सर सुन लीजिए, आपने मुझे
मगर आप शब्दों का सही प्रयोग तो करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश को खड़ा करने वाले व्यक्ति, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसके बारे में आपने क्या शब्दों का प्रयोग किया? आपको तरुण जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए ना, पल्लवी की बात पूरी हो जाए फिर आप बोल लीजिएगा, इसके बाद तो आप ही के पास आऊंगा। का सही प्रयोग करिए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में उन्होंने शब्दों का प्रयोग क्या किया है? नेताजी के बारे में शब्दों का क्या प्रयोग कर रही हैं आप? नेता उठा लेंगे, अरे नेता उठा लेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप क्या प्रयोग कर रही हैं? अरे वो देश के हीरो हैं, आप उनके बारे में कैसा शब्दों का प्रयोग कर रही हैं? पल्लवी जी शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। पल्लवी जी आपको माफी मांगनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने कैसे शब्दों का प्रयोग किया? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको तरुण साहब हो गया ना, के खिलाफ हो गया आपने ऑब्जेक्ट कर दिया, अब चुप हो जाइए ना। पल्लवी अपनी बात रखिए जल्दी से, सामने आ रही है, ये तू मैं ना पड़े हम। और जिन सरदार पटेल जी की आप बात कर रहे हैं, जिस शख्सियत के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं उसकी थोड़ी इज्जत रखिए। बोस के बारे में क्या शब्दों का प्रयोग कर रही है? नेता उठा लेंगे, अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण आज देश आजाद है और आप कह रहे हैं नेता उठा लेंगे। अरे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? दिखाइए, हिम्मत दिखाइए, आरएसएस को बैन कीजिए, फिर कहिएगा कि हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान दिया। उनके आइडियोलॉजी पे चलिए, कांग्रेस पार्टी ने उनके आइडियोलॉजी को अपनाया है, आप उनकी आइडियोलॉजी अपना के दिखाइए। आरएसएस पे बैन लगाइए जैसे उन्होंने लगाया था। 1948 का एक लेटर है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा और उसमें स्पष्ट तौर से कहा कि आरएसएस के जो कुछ लीडर हैं वो बिहार में लोगों को इस कदर उकसा रहे हैं कि लोगों को कह रहे हैं कि पटेल और नेहरू को फांसी लगाई जाए। आज वो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको बहुत प्यारे हो गए। अपनी गंदी राजनीति रोटियां सेकने के लिए आप किसी भी नेशनलिस्ट लीडर को यूज करेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। आप उनकी आइडियोलॉजी अपना के दिखाइए, करिए आरएसएस को बैन। मैं चैलेंज करती हूँ आपको नेशनल टेलीविजन पे, जो सरदार पटेल की आइडियोलॉजी थी आरएसएस के लिए, उन्होंने कहा आरएसएस देश की एकता के लिए, देश के फ्रीडम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या क्या दिखाइए नेशनल टेलीविजन पे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल पल्लवी लेकिन बैन हटाया भी तो उन्होंने ही ना, उनके रहते ही बैन हटा भी ना। हमने किसी और फिर ये बात मानी गई ना कि आरएसएस शामिल नहीं था गांधी जी की हत्या में। उसी बात को खत्म कर रही हूँ। इनको पानी पिला दो भैया, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी झूठ बोलते बोलते। किन शर्तों पे शर्तें रखी गई और शर्त ये थी कि सियासत में कोई रोल नहीं होगा आरएसएस का। कहा यह भी किया था कि आरएसएस के लोगों ने खुशियां मनाई, इसके वो दोषी पाए गए। आज भी ये सारी बातें थी, जो सच बताए ना वो पूरा बताए। मुझे लगता है ना दिक्कत ही सबसे बड़ी यही है, आप अपने हिसाब का सच बताते हैं। जी आप अपने हिसाब का सच बताते हैं, वो अपने हिसाब का सच बताते हैं। दिक्कत तभी होती है। एक आरएसएस की कोई संस्था है, ठीक है, या आरएसएस का कोई नागरिक ये साबित नहीं कर सकता कि मैं आरएसएस का नागरिक हूं। अच्छा ठीक है, अगर आरएसएस का कोई नागरिक कहीं हत्या आतंकवादी घटना में पकड़ा जाता है तो ये साबित ही नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, कोई भी कार्यकर्ता। सतीश जी एक मिनट, चुग साहब जिस बात का जिक्र अभी पल्लवी ने किया ना, मुझे लगता है उसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि आज रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इस सवाल को उठा रहे थे। उन्होंने बाकायदा सरकार से, नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछा है। सवाल यह है कि क्या आपके आदर्श श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथी सरदार पटेल और पंडित नेहरू को चौराहे पर फांसी पर लटकाना चाहते थे? यह क्या मसला है? बिल्कुल ऐसा है लेटर है रिकॉर्ड पे 8 फरवरी 1948 की लेटर। कांग्रेस सदमे में ठीक है, आप जवाब सुन लें, हम जवाब सुन लें। बोलने दीजिए या मेरे को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए तरुण जी। आप पल्लवी जी चुप तो हो जाइए, सदमा लगा है मान लीजिए, चुप तो हो जाइए। ऐसा है कि पूरी की पूरी कांग्रेस सदमे में, अरे सर सदमा तो आपको कांग्रेस सदमे में है, और सदमा इस बात का है कि जो असल ट्रू हीरोज थे उन ट्रू हीरोज को आज तक सम्मानित नहीं किया गया था। आज उन हीरोज को अगर सम्मानित किया जा रहा है, उनको उचित स्थान हो गया। पल्लवी हो गया कंटिन्यूअसली मत बोलिए, सुन भी लीजिए ना। आप जो सवाल आपने उठाया उसका वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जी। एक बार बोलिए ना, एक बार आइडियोलॉजी पे बोलिए ना सरदार पटेल की, बोलिए आरएसएस देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया तरुण जी
बोलिए। इनको सदमा लगा भाई साहब, थोड़ा इलाज करा दीजिए इनको, गोली वगैरह टैबलेट थोड़ी आपसी छींटाकशी में मत फंसिए ना आप लोग, आप सवाल का जवाब दीजिए सिंपल जी। पर्सनल मत होइए सर। अच्छा तो मेरी बात सुनिए, राजनीति का स्तर है, आरएसएस पर प्रतिबंध भी सर, अरे भाई साहब ये तो बोलने ही नहीं देते, होते नहीं, पर्सनल हो जाते हैं। अरे सर कुछ तो इज्जत रखिए अपनी। समीर तो बोलिए तरुण जी। पल्लवी प्लीज मुझे ऑडियो बंद करवाना पड़ेगा आपका, प्लीज। ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, प्लीज। नहीं ये पर्सनल क्यों हो रहे हैं समीर जी, आप बोलिए ना। वो मैंने बोल दिया ना, फिर आप उसी बात को रिपीट कर रही हैं, उसी बात को रिपीट कर रही हैं। मैं बोल चुका हूं तरुण जी को ये बात। बोलिए तरुण जी जल्दी से कंप्लीट करें। रिपीट कर रहे हैं, बार-बार पर्सनल हो रहे हैं। अच्छा ऐसा है कि आज इस देश के अंदर जो काम 70 साल पहले होना चाहिए था, जो काम किसी नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है, और मेरी जैदी साहब कह रहे थे आज इंदिरा गांधी जी का, तो कल की मन की बात में प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी जी का भी जिक्र किया है। जहां पटेल का जिक्र किया है वहां इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया है। लेकिन मैं माफी चाहता हूं जिन्होंने इतने बड़े लेनिन के, मार्क्स के, माओ के बुत खड़े किए और विदेशी विचारधारा को 4.5 साल से आते की मन की बात सुन रहा है। आज का दिन दिल्ली के दंगों का दिन भी है, सिखों के ऊपर कत्लो गारत के दंगों के 34 साल होने का दिन भी है। कांग्रेस द्वारा सिखों के गलों में टैरे डालकर गुरुद्वारे जलाने का दिन भी है, उसको भी याद करिए कि 1984 के अंदर सिखों के गलों में टायर डाल के जलाया था। बात रही पटेल जी ने, हमें वो भी याद है उस समय यही बात है ना तरुण चुग साहब, आप लोग भी तो सिलेक्टिव हो जाते हैं ना। और हमें गर्व है कि राष्ट्रीय पूरी शख्सियत को आप लोग भी नजरअंदाज करके चलेंगे। पंडित नेहरू की पूरी शख्सियत को आप लोग भी नजरअंदाज करके चलेंगे। गिरफ्तार करिए हमें। आपको याद रहेंगे सिर्फ सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपके मन में ये सिलेक्टिविज्म विचार को कुचलने की भावना है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए ना, कुचलने की किए कि नहीं किए? हमें गर्व है, अमेरिका के प्रेशर को नजरअंदाज करते हुए किए ना, जो देश के लिए याद कर लीजिए। क्या दिक्कत है? अपने ही महापुरुषों के साथ ये सिलेक्टिविज्म करेंगे क्या हम? इंदिरा गांधी की भी बात कीजिए, पंडित नेहरू की भी बात कीजिए और सरदार पटेल की भी कीजिए। अरे आइए ना, आप भी करते, आप भी आज कांग्रेस कार्यालयों में पटेल की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाते, क्यों नहीं चढ़ाए आज? आज अगर पुष्प चढ़े हैं तो इंदिरा जी की फोटो है 5 फुट की और वहां पटेल जी की फोटो पड़ी है आधा फुट की। किसी कांग्रेस कार्यालय में आज पटेल जी को प्रतिमा पे फूल चढ़े हैं? बताइए 10 जनपद पे चढ़े हैं कि कांग्रेस के मुख्यालय में चढ़े हैं? इंदिरा गांधी जी की तो बड़ी तस्वीर है और पटेल जी की छोटी तस्वीर है, क्योंकि आपका मन छोटा है, मन में पटेल फिट नहीं हो रहे और भाजपा ने पटेल को सम्मान दिया है तो आपको पच नहीं रहा, आपको सदमा लगा है। ये सदमे से बाहर आइए। देश अभी भी पटेल को हीरो मानता है। आपने 70 साल उनके साथ अन्याय किया, लेकिन आज भी देश वो देश की धरोहर है, किसी प्रदेश की नहीं, किसी संप्रदाय की नहीं, किसी जाति की नहीं। लेकिन बीजेपी और मोदी जी ने उन्हें गुजरात तक महदूद करने का काम किया। गुजरात तक? हाँ गुजरात में पटेल जी वो इसलिए कि गुजरात पटेल जी की मूर्ति 182 पटेल को जानता हूं जिसने गोवा गुजरात की सीटें 182, जिसने हर प्रदेश की 1 फुट अंदर नहीं तो सारी। अरे चुग साहब दूसरों को सुन लीजिए ना, तरुण चुग साहब अब दूसरों को सुनिए ना। नहीं आ रहा है। अगर इनकी मानसिकता ये नहीं होती तो आप लोकसभा की सीटों से कंसीडर कर लेते, उसकी फुट नाप लेते। यह 182 से 183 185 भी हो सकती थी, लेकिन इनकी मानसिकता ये। लेकिन आज का एक एजेंडा और है। मसला ये कि मोदी जी वहां गए, वहां के जितने वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उन्होंने वहां मोदी जी के सारे पोस्टरों पे कालक पोत दी। वहां के प्रधानों ने चिट्ठी लिख के कहा कि मोदी जी आप हमारे बिन बुलाए मेहमान हैं। इनका बड़प्पन जब होता कि आज सारे विपक्ष को बुला कहते आइए हमने सरदार जी की प्रतिमा बनाई है, आप भी आइए, आप भी पधारिए। लेकिन नहीं, इन्हें सरदार जी को
ये दिखाना है कि साहब ये तो सरदार ठीक है रामेश्वर पांडे साहब, रामेश्वर पांडे साहब, ठीक है जैदी साहब एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। मेरा चैलेंज यार, ठीक है समीर भाई चैलेंज है, बीजेपी प्रवक्ता से कहलवाइए कि ये भगत सिंह को भारत रत्न दें। अगर ये भारत भगत सिंह को भारत, ठीक है रामेश्वर पांडे साहब, क्या आज का जो आयोजन है उसमें सारी पार्टियों को शामिल करना चाहिए था क्या आज के इस आयोजन में? बिल्कुल ये सवाल उठा रहे हैं साहब, मुझे लगता है जवाब मिलना चाहिए। में सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाना चाहिए था, सभी पार्टियों को बुलाया जाना चाहिए था। दुर्भाग्य ये हो रहा है कि हमारे देश के महापुरुष अलग अलग खेमों के महापुरुष में तब्दील कर दिए जा रहे हैं, जो उनका तौहीन है, देश के इतिहास की तौहीन है। सरदार पटेल सबके हैं और इन्हें बुलाया जाना चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगा, सरदार पटेल की उतनी ऊंची प्रतिमा, उनको जो सम्मान मिला वो मिलना चाहिए था। लेकिन दुनिया में मोदी जी गए हैं तो वहां पटेल का जिक्र नहीं करते हैं, वहां गांधी का जिक्र करते हैं, अमेरिका में गांधी का जिक्र करते हैं, पूरे देश में दुनिया में गांधी की बात होती है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि जबकि ये सरकार चाहे कोई सरकार इतनी ही ऊंची गांधी की भी प्रतिमा स्थापित करे, क्योंकि गांधी हमारे अंतर्राष्ट्रीय आइकन की भी लगा है और सरदार पटेल की भी लगा है, सम्मान मिला, हम सारे लोग की भी लगा है लोगों। ठीक है, फिर तो मूर्ति इब्राहिम की भी लगा है साहब, फिर सबकी मूर्तियां ही लगे, 3-3 हजार करोड़ की सबकी मूर्तियां ही लगे, और कोई काम ना हो, और कुछ नहीं चाहिए क्या देश की जनता को? सबकी मूर्तियां ही लगती रहे। सरदार पटेल वोट देने की मशीन है, इनके नाम से वोट मिलता है, भगत सिंह के नाम से। लेकिन ये कोई बात नहीं कि सरदार पटेल की लगी और महात्मा गांधी की लगी तो बाकी सबकी भी लगाई जाए। सबका अपना अपना योगदान है, हम सलाम करते हैं, हम सलाम करते हैं उन सारे महापुरुषों को। लेकिन अगर आप ये शर्त रख देंगे तो कैसे चलेगा? सतीश जी बोलिए। समीर भाई, 1920 से लेकर 1950 तक के समय को अगर देखा जाए तो गांधी जी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नेता जिन्होंने भारत निर्माण की प्रक्रिया को काफी हद तक पूरा किया, वो सरदार पटेल थे। पंडित नेहरू नहीं थे? पंडित नेहरू भी हम नहीं कह रहे नहीं थे, पटेल से बड़ा योगदान नहीं थे, पटेल से बड़ा योगदान नहीं, बिल्कुल पटेल से बड़ा। जिस तरीके से कांग्रेस रिजीम ने आजादी के बाद, आजादी से वोट मिलता है वो बड़े हो गए, नेहरू के कार्यकाल में, नेहरू के बाद के कार्यकाल में पटेल को जिस तरीके से वोट किया गया, इतिहासकारों के द्वारा चुनकर उनके बारे में जिस तरह से बातें लिखी गई कि वो कॉम्युनल थे, जो मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में वो संलग्न थे, इस तरीके की कई बातें कही गई। और देश की 65 करोड़ रुपया जब पाकिस्तान को दिया गया, उसके सबसे प्रबल और प्रथम विरोधी पटेल थे। ठीक है, ठीक है। रुश्दी साहब, क्या इस बात में आपको दम नजर आता है? क्योंकि हमने तो इतिहास में यही पढ़ा है कि तीनों ने मिलकर देश को आगे बढ़ाया, त्रिमूर्ति कहे जाते थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। अब ये बात हो रही है आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कि भाई नेहरू के रहते ही सरदार पटेल के साथ नाइंसाफी हो रही थी। पटेल ने दर्जनों जगह लिख के बताया है कि नेहरू एक महान लीडर है, मैं इस बात नेता है। मैं देखिए आरएसएस के साथी है, कश्मीर ये इस देश में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बयान देने वाले संगठन है। जब अपनी कन्वीनियंस देखेंगे तो ये बयान अपना बदल भी देंगे, तो इनके ऊपर रिस्पॉन्ड न करके मैं एक बात कहना चाहूंगा समीर भाई, देखिए मैं कहता हूँ सरदार पटेल जी के नाम को जिंदा रखने के लिए जो भी करे सरकार, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन उनकी जो सोच थी एक अखंड भारत की, उनकी ये सोच कि आज देश में कोई जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी से बड़ा नहीं है, वो सोच भी कहीं न कहीं सरकार को जिंदा रखनी थी, जो जिंदा रखने में सरकार कामयाब नहीं हुई। उनकी जो सोच किसानों के उत्थान को लेकर के थी, आज इस सरकार में अब तक के न जाने कितने हजार किसानों ने आत्महत्या कर ली। आज इस सोच को भी अगर सरकार जिंदा रखती कहीं न कहीं, तो निश्चित तौर पे सरदार पटेल की विपक्षी होने के बाद भी मानते कि भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल के ऊपर राजनीति नहीं कर रही, दिल से सम्मान कर रही है। अगर इस देश को अखंड भारत बनाने की दिशा में काम किया होता। ठीक है, ठीक है। और मैं एक बात जल्दी से कहना चाहूंगा
कि सरदार 10 सेकंड पल्लवी, जल्दी सरदार से। पटेल ये चाहते थे ये देश कानून से चले, और ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये बयान कि सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देश देना कि आप वो फैसले कीजिए कि जो हम लागू कर पाए, ये कानून से चलता दिखता देश नहीं है, ये सम्मान नहीं है सरदार पटेल का। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सरदार पटेल के जो विचार थे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उसको अमल में लाने की जरूरत है। पल्लवी 10 सेकंड जल्दी से, नॉट मोर देन दैट। थैंक यू समीर जी। देखिए, सरदार पटेल अपनी 3000 करोड़ की इमारत देख के खुश नहीं होते, वो खुश होते इस बात से अगर इस देश की जनता और अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी सोच को अपनाती, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सोच को अपनाया है तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो आपके स्टूडियो में बैठे हैं बोले कि आरएसएस इस देश के लिए हानिकारक है, इस देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी आरएसएस देश के लिए हानिकारक नहीं, फायदेमंद है। आप नजदीक आइए। कैसे हानिकारक नहीं है? बिल्कुल हानिकारक नहीं है। सरदार पटेल ने कहा था राष्ट्रवादी विचार, अगर सबसे बड़े राष्ट्रवादी विचार अगर आरएसएस इतनी हानिकारक थी तो यूपीए की सरकार ने क्यों नहीं बैन कर दिया? आपने क्यों नहीं बैन कर दिया? ये आपका भ्रम है। क्यों नहीं बैन कर दिया? आप सरदार पटेल की बात कर रहे हैं जिन्होंने बैन किया और फिर बैन हटाया भी। आपकी तीनों सरकार रही पल्लवी, क्यों नहीं बैन कर दिया? अगर आरएसएस इतना ही गलत काम कर रहा है तो बिल्कुल समीर भाई, के अंदर कोई एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन आज ये वही काम कर रहा है। आज बीजेपी है तो आप कह रही हैं आरएसएस को बैन कर दे, आरएसएस को खत्म कर दिया जाए। जब आपकी सरकार थी तब तो आपने आरएसएस को नहीं बैन किया। नेहरू जी जब आप ये सवाल करते हैं तो दूसरा सवाल आपकी तरफ उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, माफी चाहूंगा तरुण चुग जी, नहीं आ पाऊंगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शब बखैर।